दूसरे दिन सुबह सुबह मौसी ने कहा, मीता भाभी से कहो कि जल्दी आरती कर ले और तो पूजा सिरा दे, बिना उसके गणेश जी कैसे विराजेंगे। मैंने तुनक कर कहा, बार बार मुझे उनके कमरे में मत भेजा करो मौसी, अच्छा नहीं लगता। दरअसल मुझे उस कमरे में जाते डर लग रहा था। रात घनघोर बारिश होती रही थी। मैं पढ़ने का बहाना करके नीचे जागरण में भी शामिल नहीं हुई थी। अपने कमरे की सांकल लगाकर चुपचाप पढ़ रही थी। पर बंद किवाड़ों को भेद कर भी बगल वाले कमरे की आवाज़ें अनचाहे सुनाई पड़ रही थी। निश्चय ही वह प्रेमालाप तो नहीं था। भाभी को पहली बार मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना था। बार बार एक प्रश्न हवा में तैरता आ रहा था, आखिर मुझे भी तो बताइए, इस घर में हमारी स्थिति है क्या। क्या उत्तर दिया था हरी भैया ने, नहीं सुन पाई मैं। जब रात ऐसी महाभारत वाली थी तो सुबह का आलम पता नहीं कैसा होगा, इसी से ऊपर जाना टाल गई मैं। रथ जगह के लिए मिश्रानी काकी यहीं रुक गई थी। वे ही इस समय काम आई। बड़े उत्साह से ऊपर गईं और कुछ ही देर में लौट आईं। लाड़ी उज्जैन जा रही दिखे हैं, कहीं कि महाराजा जी बीमार है। हरी, मौसी की धारदार आवाज घर में गूंजी। क्या है? सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर हरी भैया ने पूछा। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्हें देखा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे से हफ्तों नहीं मिल पाते थे। वे सोकर उठते तब मैं कॉलेज जा चुकी होती। वे रात को लौटते तब तक सारा घर सो चुका होता। जब जब उन्हें देख पाती हर बार लगता वे पहले से अधिक संवला गए हैं, दुबला गए हैं। तब प्राणों में कैसी तो मरोड़ उठती। बहू कहाँ जा रही है? मौसी का प्रश्न मेरी विचारधारा को तोड़ गया। मैं क्या जानूं, पूछ लो उसी से, हरी भैया ने सपाट स्वर में कहा। उसी से क्यों पूछूंगी, मैं तो तुझी से पूछूंगी। ये आग का गोला मेरे पल्ले बांधने से पहले पूछा था, अब क्यों पूछती हो? और मुंह फेर कर वे वापस अपने कमरे में चले गए। उनके आरोप से जड़ बनी मौसी वहीं खड़ी रह गई। मैं भाभी साहब के लिए रिक्शा लेने जा रहा हूँ, मंगीलाल ने कहा और छाता लेकर सबके सामने निकल गया। मौसी फटी फटी आंखों से देखती भर रह गई। घबराकर मैं पूजा घर की ओर दौड़ी। मनोयोग से चंदन घिसते हुए मौसा जी मानस पूजा का पाठ कर रहे थे। मौसा जी जरा बाहर आइए जल्दी से। भाभी पता नहीं क्यों एकदम उज्जैन चली जा रही हैं। आप कहेंगे तो रुक जाएंगी, आपका बहुत आदर करती हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। किंतु वे वैसे ही बैठे रहे। चलिए ना, मैंने व्यग्रता से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि वह मेरा आदर करती है? उस जैसी मनस्विनी का आदर पाने के योग्य मैं कहाँ हूँ? वह सिर्फ मुझ पर दया करती है। उस समय यह सारी चर्चा इतनी निरर्थक मालूम हो रही थी। हरी कहाँ है? अपने कमरे में। रोकना अगर चाहे तो वही रोक सकता है, चाहे प्यार से चाहे अधिकार से। मेरे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। रिक्शा रुकने की आवाज़ आई और मैंने हताश होकर ऊपर देखा। बाहों पर रेनकोट और हाथ में सूटकेस लेकर भाभी उतर रही थी। लेकिन दरवाजे के भीतर जिसने प्रवेश किया वह मांगीलाल नहीं था, वे भैया थे। आते ही चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ, भैया आए हैं, मैंने खुशी से किलक कर कहा और उनके कंधे पर झूल गई। माँ और मौसी दौड़ी आई और हम तीनों चारों प्यार के सैलाब में बह से गए। सीढ़ियों पर बुद्ध बनी खड़ी भाभी की और किसी का ध्यान नहीं गया। भाभी जी, रिक्शा आ गया है, मंगीलाल ने एकदम आकर कहा और तब हमें होश आया। किसके लिए रिक्शा आया है? सुलक्षणा के लिए? क्यों, कहाँ जा रही है? भैया ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उज्जैन जा रही है। क्यों, कोई खास बात? नहीं नहीं, ऐसे ही पिताजी से मिलने जा रही हैं, मैंने यत्नपूर्वक कहा। तब तो रुक सकती है, यह फंक्शन हो जाए फिर मैं खुद जाकर उसे छोड़ाऊंगा। मंगीलाल यह रुपया दे और रिक्शा लौटा दे। दूसरे ही क्षण भाभी के कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि मैं कांप उठी। सोचा भैया से कह दूं उन्हें जाने दो, जबरदस्ती किसी को रोकने में क्या तुक है। लेकिन आते ही सारी रामायण सुनाकर उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन इतना सब्र शायद औरों से नहीं हो सका। शाम को भैया ने कहा, चल मीतू, थोड़ा घूम आए। बरसात में इंदौर घूमने लायक तो कतई नहीं रह जाता, पर भैया साथ थे इसलिए सब कुछ सुहावना लग रहा था। ओवरब्रिज पार कर हम लोग आइडियल में जाकर बैठ गए और स्थानों की अपेक्षा यही थोड़ा एकांत था। भैया शायद इसके लिए तरस गए थे। ऑर्डर दे चुकने के साथ ही बोले, अब थोड़ा चैन आया, घर में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है। कहने को इतनी बड़ी कोठी है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, मीता, हरी को क्या हो गया है? क्यों?
नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासकर उसकी पत्नी मौसी बता रही थी कि उसका व्यवहार एकदम, वह बिल्कुल ठीक है, बस भ्रांति की शिकार हुई है। यही सब सारे असंतोष की जड़ है। जो सब्जबाग उन्हें दिखाए गए थे सब के सब नकली। फैक्ट्री का क्या हुआ? भैया ने पूछा। अभी चल रही है जैसे तैसे, पर हरी भैया वहाँ हफ्तों तक झांकते भी नहीं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, रात गए घर लौटते हैं। अजीब अजीब से तो दोस्त पाल रखे हैं बेचारा। दरअसल वह लड़का बिजनेस के लायक था ही नहीं, वैसी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इससे तो कहीं नौकरी में लग जाता तो ठीक रहता। भैया के स्वर में सहानुभूति का पुट था। उनकी अम्मा की महत्वाकांक्षाओं का भी तो पार नहीं है, मैंने कड़वाहट से कहा। यही तो रोना है। बीवी से भी तो उसका स्वभाव मेल नहीं खाता। उसे तो कोई घरेलू लड़की ही सूट करती, लेकिन यह काफ़ी महत्वाकांक्षी है। पता है, उसने हरी से कहा है कि अब वह दूसरों की छत के नीचे नहीं रहेगी। कल का सारा इतिहास मेरे आंखों के सामने घूम गया। मैंने हौले से पूछा, आपने कैसे जाना? मौसी ने ही बताया है। और मीता, एक बात मेरे मन में आई है। क्या? तुम्हें कोई अगर आपत्ति न हो तो यह मकान मैं हरी के नाम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारी शादी के बाद। दर्द का एक बड़ा सा घूंट मेरे गले में अटक गया। बरबस अपने आंसू रोकते हुए मैंने पूछा, और माँ? माँ मेरे पास रहेगी। किसी न किसी दिन तो उन्हें यह फैसला करना ही है। जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। उनसे पूछ लिया? हाँ, एक तरह से यह प्रस्ताव उन्हीं की ओर से आया है। पता नहीं माँ, यह किस जन्म का कर्ज उतारती जा रही है। मैंने तड़प कर कहा। आपको इस तरह बेघर करने का उन्हें क्या हक है? जिस दिन पापा की मृत्यु हुई थी मीता, बेघर तो मैं उसी दिन हो गया था। यह घर कभी मेरी आत्मा को स्वीकार ही नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियाँ उदास कर जाती हैं सिवा तेरे। और उन्होंने मेरे माथे को प्यार से थपके याद दिया। और यह मत भूलो मीतू कि यदि मौसी जीवन की बाजी जीत गई होती तो यह घर आज उन्हीं का होता। मैं और माँ आश्रय के लिए शायद उन्हीं का मुंह धोते रहते। भैया, आप भी यह सब जानते हैं? मैंने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ मीता, और दुख की बात तो यह है कि यह सब मैं अपने आप जान गया। कितनी छोटी आयु में मैंने घर के वातावरण से इस कहानी के बीच चुन लिए थे। माँ ने पापा को कभी क्षमा नहीं किया था। उनकी इस इकलौती भूल को वे किसी अमोघ अस्त्र की तरह समय असमय प्रयोग करती रहीं। और पापा बेचारे तब कितने असहाय नजर आते थे। सच कह रहे हैं? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। और वह एक दिन तो आज भी ज्यों का त्यों मेरे मन में अंकित है। उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। पापा सिर दर्द के कारण ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। माँ चाहती थी कि वे सुनीता को स्कूल से लिवा लाए। पापा कह रहे थे स्कूल में फ़ोन कर दो, किसी के भी साथ चली आएगी। बस इसी जरा सी बात को माँ ने इतना तूल दे दिया, क्या क्या तो कह डाला। पिछले सारे आरोपों को फिर से दोहरा गई। कह डाला कि बच्चों के प्रति उनमें जरा भी ममता नहीं है। मजबूर होकर पापा ने गैरेज से गाड़ी निकाली थी और वे सुनीता को लिवाने चले गए। और स्कूल से लौटा था उनका और सुनीता का छिन्न विच्छिन्न शरीर। सिहर कर मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। स्मृति की क्षीण रेखाएं कल्पना के सहारे कैसे कैसे चित्र बनाने लगी थी। रो मत मीता, अब यह बिसरा हुआ अतीत है, भैया ने खुरदुरे स्वर में कहा। मैंने भीतर ही भीतर अपने आंसू सोख लिए। एक गहरा मौन हम दोनों के बीच फैल गया। माँ शायद अपने को अब तक क्षमा नहीं कर सकी हैं बेचारी। कुछ देर बाद कॉफ़ी सिप करते हुए मैं कह रही थी, हाँ, और यह पछतावा उनके साथ जीवन भर रहेगा। अन्याय तो माँ के साथ भी कम नहीं हुआ था, पर परिस्थितियाँ सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ गईं। मैंने माँ के प्रति आर्द्र होते हुए कहा, अन्याय तो हुआ था, पर उन्होंने जिस तरह पापा को सताया वह भी तो कम भयानक नहीं था। अगर क्षमा नहीं कर सकती थी तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। कम से कम वे दो प्राणी तो सुख से जी लेते। मैं तो हैरान हूँ, मौसी भी अपने मन की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकी। इस अनमेल विवाह से तो एकाकी जीवन कहीं अधिक अच्छा होता। कम से कम जीवन में शांति तो होती, सुकून तो होता। अकेले रह लेना इतना सरल है भैया? हम लोगों को इतनी आज़ादी कौन देता है? विवाह भी कई बार विवशता बन जाता है। कहते कहते मेरा कंठ इतना भीग गया कि भैया मुझे देखते रह गए। उनकी पारदर्शी आंखें मेरे भीतर तक उतर आईं। एकाएक मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, सच कहना मीता, क्या तुम हरि को लेकर भावुक रही हो? क्या उत्तर था मेरे पास? तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं पगली? वहाँ मैं अपनी घर गृहस्थी में खोया रहा और यहाँ तुम अपने आप में इस तरह घुलती रही।
क्या कभी क्षमा कर पाऊंगा मैं अपने आप को? जो भी हो भैया, हम लोग यह विषय समाप्त नहीं कर सकते प्लीज़। और यह कहते हुए मेरा स्वर कांप गया। विषय तो सचमुच समाप्त कर ही देना है। बीते हुए को साथ घसीटने से सिर्फ दुख ही हाथ आएगा और उसकी आस तुम्हारे हमराई को भी लग सकती है। यह अन्याय तुम कभी मत करना, क्योंकि इसकी विभीषिका तुम रोज देख रही हो। मेरे लिए इतना करोगी न मीता? भैया मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। जीवन में पहली बार लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे सिर पर भी पिता का छत्र है। सगाई का मुहूर्त तो शाम का निकला था, पर पंचमी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल हो गई। नौकरों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। कभी मौसी और कभी भैया की पुकार पर इधर उधर दौड़ रहे थे। भैया की दौड़ धूप का तो अंत ही नहीं था। निमंत्रणों से लेकर बिछायत की व्यवस्था तक सब उनके जिम्मे। मौसी भी कम व्यस्त नहीं थी। भैया ने बड़ी चतुराई से सर्वाधिकार उन्हें सौंपकर खुश कर दिया था। आश्चर्य तो यह था कि माँ भी छिटपुट कामों में हाथ बटा रही थी। करने को तो इतना सारा काम था, पर संकोच के मारे मुझसे कुछ करते नहीं बन रहा था और सब ओर से आंखें मूंदकर कमरे में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मट्टी का टेबल क्लॉथ लेकर वहीं बरामदे में बैठ गई। भैया हॉल में बिछायत लगवा रहे थे। मिसरानी काकी के बच्चे गुब्बारे फुलाने का काम बड़े शौक से कर रहे थे। मनीष, एकाएक मौसी ने दरवाजे से खड़े होकर कहा, यह तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? यह कालीन इस कोने में क्यों लगा दिया? लड़की का मुंह दक्षिण को हो जाएगा। तो अब यह उत्तर दक्षिण मुझे नहीं आता मौसी। तुम लोगों से कहता हूँ 5 मिनट यहाँ खड़ी रहो तो पता नहीं अंदर क्या करने लग जाती हो। अब यह काम होने तक यहाँ से जाना नहीं। अंदर कितना काम बड़ा है भैया। टेंट हाउस से क्रॉकरी आकर पड़ी है, उसे पहुँचना है, मिठाइयों की पेटियाँ खोलनी है, थाल जमाना है, पंडित जी का सामान तैयार करना है। घर में बहू के होते हुए तुम इन छोटे मोटे कामों में सिर क्यों खपाती हो? भैया ने कहा। क्या कहने, एक बार नीचे उतरकर झांका भी है उसने। अच्छा मीतू, भाभी को बुलाकर तो ला, भैया ने कहा तो इतना गुस्सा आया। मैं सुबह से यहाँ फालतू बैठी हूँ, मुझसे कोई काम करवाइए ना आप लोग। मैं नहीं बुलाने जाऊँगी किसी को। मैंने तो नक्कर कहा, ठीक है तो मैं जाता हूँ। और सचमुच वे दनादन दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से उनके साथ साथ पहुँच पाई। भाभी, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? उन्होंने उपन्यास से सिर उठाकर बेफिक्री से पूछा। मैं बुला रहा हूँ। दरवाजे के बाहर से भैया का दबंग स्वर आया तो हम दोनों ही क्षण भर को सकपका गई। शाम को मीतू की सगाई का कार्यक्रम है, 3 बजे तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। और अभी अगर मौसी चाहे तो उनका भी हाथ बटा लो। इतना कहकर भैया नीचे जाने के लिए उतर चुके थे कि भाभी तेजी से बाहर आई और बोली, यह मालिक मकान का आदेश है? हाँ, आदेश ही समझ लो। मालिक ना सही, घर का बड़ा लड़का तो मैं हूँ। बड़ी सहजता से भैया ने कहा और नीचे उतर गए। बाद का नाटक देखने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में अपने को बंद कर लिया। नियोजित वर महोदय की तस्वीर के सामने रखकर देखती रही और उसे मन में उतारने का प्रयास करती रही। पता नहीं कब भैया इस कमरे में रख गए थे ये तस्वीर। 2:30 बजे से ही माँ मौसी मुझे तैयार करने का संकल्प ले बैठी। कभी जूड़ा, कभी चोटी, कभी ढीली, कभी कसी। किसी तरह संतोष नहीं हो रहा था। माँ ने अपने 3-4 सेटों निकालकर मेरे लिए रख दिए। दोनों ने अपनी कीमती और चटक साड़ियों को मेरे सामने अंबार लगा दिया। दोनों बहनें तो चंपई वर्ण की थी। ये साड़ियाँ उन पर सचमुच बहुत फबती थी, पर मेरा नाम तो कॉलेज में ब्लैक रोज ऑफ अफ्रीका पड़ा हुआ था। यह उन्हें कैसे समझाती? उन साड़ियों की ओर तो झांकते हुए भी डर लग रहा था। माँ का तो सारा वार्डरोब भी पुराने फैशन का था। बरसों बंद रहने के कारण उन कपड़ों में अजीब सी गंध भर गई थी। भैया किसी काम से अंदर आए तो मैंने याचना की दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे मेरी परेशानी समझ गए और खुद उस ढेर को उलट पुलट करने लगे। तभी सुगंध का एक झोंका सा भीतर आया और उसके साथ ही यह प्रश्न भी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम सभी की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गईं। वहां जैसे महालक्ष्मी की अलंकृत प्रतिमा ही उतर आई थी। नाजुक जरी वर्क की साड़ी में भाभी को पहली बार देखा था। पिछली दिवाली पर यह उनके पीहर से आई थी, पर एक बार भी उन्होंने नहीं पहनी थी। एक अजीब सा विराग उन पर आ गया था। पहनने ओढ़ने का कोई शौक ही नहीं रहा था। महीनों उनके चेहरे पर मेकअप की हल्की परत भी दिखाई नहीं देती थी, पर आज जैसे उन्होंने सारी कसर निकाल ली। गर्वोन्नत मुद्रा में द्वार पर खड़ी वे पल भर सबको अभिभूत कर गई थी। उनके इस आयोजन को सार्थक करते हुए सबसे पहले भैया ने ही सहज स्वर में कहा, वाह
इसे कहते हैं तैयार होना। सुलक्षणा, अब जरा मीतू को संभाल लो, ये दोनों बहनें तो उसका कार्टून बनाने पर तुली हुई हैं। इतना कहकर जब वे बाहर चले गए तो लगा मैं एकदम अजनबी हाथों में सौंप दी गई। 4 दिन पता नहीं कैसे फुर से उड़ गए। भैया के जाने का दिन आ पहुंचा। मैं भारी मन से उनके आसपास ही मंडरा रही थी, सोच रही थी उनके साथ का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दूंगी। आपने बुलाया था? दरवाजे के बाहर खड़े होकर भाभी ने कुछ इस अंदाज से पूछा जैसे उन्हें बुलाकर कोई अपराध किया गया है। आओ सुलक्षणा, बैठो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। भाभी भीतर तो आ गई पर बैठी नहीं। दीवार के सहारे खड़ी ही रही, मानो कह रही हूँ जो कुछ कहना है जल्दी से कह सुन लीजिए। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ। दहेज का सारा सामान तुम लोगों को ही खरीदना है। मैं तो बिल्कुल समय पर ही आ पाऊंगा। माँ और मौसी के भरोसे यह काम नहीं छोड़ सकता। ऊट पटांग सामान खरीद कर घर भर देंगे। ये अभी कुछ रुपए रख लो, जाते ही और भेज दूंगा। भैया ने उनकी ओर लिफाफा बढ़ाया भी, पर वे उसे अंधे खाकर खाट की तरह खड़ी ही रह गई। सुलक्षणा, क्या सोच रही हो? आप यह काम उन्हें नहीं सौंप सकते? भाभी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। या आप भी उन्हें किसी लायक नहीं समझते? उनके स्वर की तलखी परेशान कर देने वाली थी, पर भैया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चाहता तो यही था, पर तुम्हारे उनका पता ठिकाना कहाँ से पाऊंगा? मुझे तो शक है तुम्हें भी उसके बारे में कुछ पता है। भाभी के पास कोई उत्तर नहीं था। आया था उस दिन, सिर्फ एक झलक उसकी देखी थी और देखकर खुशी भी नहीं हुई। चाहता था कि पास बिठाकर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पास शायद फालतू बातों के लिए समय नहीं है, ठीक है ना? और फिर एकाएक गंभीर स्वर में बोले, भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सुलक्षणा। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें प्रश्न बनकर फैल गईं। अपनी गृहस्थी का ये कैसा मजाक बना डाला है तुमने? हरी किस रास्ते पे जा रहा है कुछ पता भी है तुम्हें, या तुमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी? उत्तर में भाभी के होठ सख्ती से भिज गए। मुझे वहां बैठना अजीब सा लगने लगा। उठकर चला जाना शायद और भी अशोभन लगता। मैं बेमतलब भैया के सूटकेस को उलट पुलट करती रही। विवाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं? तुम्हारी बेरुखी देखकर मुझे हैरत होती है। भैया ने फिर कहा, विवाह से पहले तुमने इन दायित्वों के बारे में सोचा तो होगा। और भाभी जैसे एकदम फट पड़ी। सोचा क्यों नहीं था, लेकिन विवाह किया था मैंने एक पुरुष के साथ। तब यह नहीं सोचा था कि जिसका वरण कर रही हूँ वह मात्र रबड़ का बबुआ है, जिसके पास ना अपनी कोई संवेदनाएं हैं, ना आस्थाएं, ना आकांक्षाएं। वह न ढंग से प्रेम कर सकता है, ना घृणा। इस तरह शून्य में कितने दिन जिया जा सकता है, बताएंगे? उनके प्रबल भावावेग के सामने हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद भैया ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा, मनुष्य का स्वभाव अपने आप नहीं बन जाता सुलक्षणा, उसका भी एक इतिहास होता है। हरि का बचपन बहुत सुगत परिस्थितियों में नहीं बीता है। हो सकता है कुछ ग्रंथियां उसके मन में हों, लेकिन यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, बल्कि उसे तो तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। पूजनीय भाई साहब, मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूँ जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। भाभी का व्यंग भरा स्वर तिलमिला देने वाला था। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि उनकी आत्मा में कोई चिंगारी शेष है या नहीं। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक सकते थे। अगर क्रोध में आकर मेरा रास्ता रोक लेते तब भी मुझे खुशी होती, लेकिन उनकी मानसिक जड़ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वे टुकुर टुकुर देखते रह गए। और आप चाहते कि मुझे उनसे सहानुभूति होनी चाहिए? खैर आपके उपदेश मात्र से के लिए मैं आभारी हूँ। आशा है दूसरों को अपनी जिंदगी जीने की सुविधा भी कभी कभी देते रहेंगे। भाभी निमिष भर में कमरे में से आलोप हो गई, पर उनके दर्प भरे अस्तित्व का बड़ी देर तक भान होता रहा। और एकाएक मुझे भान हुआ कि वे भैया का कितना बड़ा अपमान कर गई हैं। रोष में भरकर मैंने कहा, क्या जरूरत थी आपको इस पचड़े में पड़ने की? उन्होंने कभी किसी की बात मानी है आज तक? हरि भैया उन्हें आग का गोला कहते हैं। आग का गोला? सचमुच यह तो भभकता हुआ ज्वालामुखी ही है। पता है उसे मैंने क्यों बुलाया था? मैं घर के बारे में भूमिका बांधना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उसका इतना बड़ा अपमान करने का साहस नहीं बन पड़ा मेरा। भैया गंभीर होकर बोले, इसमें अपमान भला क्या होता? बल्कि नहीं, तू समझती नहीं है मीतू। उसकी जाति के लोग दान पत्रों से अपमानित ही होते हैं मीतू। भैया को सियाफ करके लौटने के बाद अपने कमरे में बैठी मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी।
वे मेरे पास ही पलंग पर आकर बैठ गई थी। उस अनजाने सामीप्य से ही याद आया कि उन्होंने हमेशा की तरह नमिता जी कहकर आवाज़ नहीं दी थी। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। उन्हें मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाई थी। एक बात कहनी थी। जी कहिए। अभी अभी मन में बात उठी है तो कहने चली आई। बाद में पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं। कहिए भी। अपने भाई साहब को पत्र लिखोगी ना, तब मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे इतना कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह बात उनके सामने कहती तो शायद वे ज़्यादा खुश होते। पता है कितने बुरे मूड में यहाँ से विदा हुए वे। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है। वे बात कर रहे थे तो मुझे लगा अपना अधिकार जता रहे हैं और मेरा खून खौल गया। यह तो बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि अधिकार तो उनका फिर भी हम पर है, बड़े जो हैं। हाँ, और उसी प्यार के अधिकार से वे दो बातें कर लेना चाहते थे। पर आपके तो मन में पता नहीं कैसा पूर्वाग्रह बैठ गया है। मैंने तुनक कर कहा। कितनी बड़ी बात कहने जा रहे थे आपसे, पर आपने मौका ही नहीं दिया। क्या बात थी? वह यह घर हरी भैया के नाम करना चाहते थे। क्या? भाभी चीखी और एकदम उठ खड़ी हुई। सच कह रही हो नमिता? हाँ, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जिद पूरी है। अब से आपको किसी और के घर में रहना नहीं पड़ेगा। तो यह मेरी शान में हो रहा है? नमिता, अभी अभी मैं तुम्हारे भाई साहब से क्षमा मांगने आई थी, लेकिन लगता है अब कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है। अपना, इसमें अनहोनी क्या है? फिर उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? इसमें आडंबर क्या है भाभी? यह तो बल्कि एक और उपकार, यही ना? पिछले एहसानों के बोझ से दबे हैं अब तक हम लोग। इसके बाद तो शायद कभी सिर ही नहीं उठा सकेंगे। एक तरह से मेरी उम्र कैद का फरमान होगा ही है। क्या अनशन बके जा रही हैं आप? एहसानों की भाषा में हमने कभी सोचा भी नहीं। यही तो आपका बड़प्पन है। देते जाएंगे और कभी जबान पर नाम ना लाएंगे, लेकिन हमारे लेते रहने की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। सच कहती हूँ नमिता, मैं किराए के 2 कमरों में भी गुजारा कर लूँगी, बशर्ते वह घर मेरा हो, जहाँ हर पल यह भान ना होता रहे कि हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कौर के साथ यह ग्लानि ना लिपटी रहे कि हम किसी और का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न खाते खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है, पर मुझ में अभी कुछ स्वत्व शेष है। तभी तक मुझे यहाँ से चले जाना है। कहते कहते भाभी बुरी तरह कांप उठी। उनका चेहरा एकदम श्रांत क्लांत हो गया था। आंखों की कोरें भीग गई थी। आप बेकार परेशान ना हो, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। भैया समझ गए थे कि आपको इस बात से दुख होगा, इसलिए फिर चुप रह गए थे। भाई साहब बहुत समझदार हैं, उन्होंने थके स्वर में कहा। उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दे देना और कहना, इतने उपकार किए हैं तो एक और कीजिए, अंतिम। हम लोगों को निकाल बाहर कीजिए। छी भाभी, कैसी बातें करती हो? मैंने मीठी झिड़की दी। सच कह रही हूँ नमिता, 2 पीढ़ियाँ इस घर में राख हो चुकी हैं। तीसरी को मैं आग में नहीं झोंक सकती। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। तीसरी पीढ़ी? हाँ, महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह प्रवेश का मंत्र सीख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का मंत्र दे रहा है। तुम्हारा अभिमन्यु? ओ भाभी, हाउ स्वीट। और मैं दोनों भाई उनके गले में डालकर झूल गई। हरि के अजन्मे शिशु के प्रति यह कैसी ममता उमड़ आई थी।